बहुत पुराने ज़माने की बात है। रामू नामा एक लकड़हारा किसी गांव में रहता था। बड़ा ही मेहनती नौजवान था। सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को लकड़ियों का गट्ठा उठाकर राजा के यहाँ पहुँचा आता। वहाँ से जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने नन्हे से बच्चे सुंदर का पेट पालता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। इत्तेफाक से उसे एक पत्थर से ठोकर लगी। रामू की दर्द के मारे चीख निकल गई, लेकिन वो था बहुत बहादुर और नेक दिल शख्स। रामू के दिल में ख्याल आया कि ये पत्थर अगर यहीं पर पड़ा रहा तो हो सकता है किसी और को भी यहाँ से ठोकर लग जाए। क्यों ना इसे यहाँ से हटा दिया जाए। रामू ने जैसे ही पत्थर को वहाँ से हटाया तो एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप उसके नीचे से निकलकर सामने आ गया और उसने पलक झपकते ही रामू को डंस लिया। सांप इस कदर जहरीला था कि रामू पानी तक ना मांग सका। बेचारा वहीं गिरकर ढेर हो गया। सुंदर की माँ उसके बचपन ही में सुर्गबाग हो चुकी थी। बाप का सहारा यूं जाता रहा तो दुनिया उसकी नज़रों में अंधेरी हो गई। न दिन को चैन न रात को आराम, हर वक्त रोने से काम था। मगर कौन ऐसा रहमदिल था जो उसे तसल्ली देता और उसका सहारा बनता। मगर खुदा बड़ा कारसाज है। उसने राजा के दिल में उसके लिए रहम डाल दिया। उसने रामू की मौत का जिक्र सुना तो उसने एक और लकड़हारे को हुक्म दिया कि तुम सुंदर को अपने पास रखो और अच्छी तरह से उसकी परवरिश करो और उसकी परवरिश का सारा खर्च हम उठाएंगे। ये लकड़हारा राजा के हुक्म पर सुंदर को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। सुंदर ज़रा कुछ बड़ा हुआ तो उसे लकड़ी पर नक्शो निगार बनाने का काम सिखाने के लिए कारीगर उस्ताद रखे गए। थोड़े ही अरसे में सुंदर लकड़ियों पर ऐसे खूबसूरत नक्शो निगार बनाने लगा कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। उस लकड़हारे के यहाँ सुंदर को ऐसा आराम मिला कि वो अपने बाप का गम भूल गया और उस लकड़हारे ही को अपना बाप समझने लगा। उस लकड़हारे की एक ही लड़की थी और उसका नाम था कमला। वो बहुत खूबसूरत थी। ये दोनों हमेशा एक साथ रहते और एक साथ ही सैर को जाया करते थे। एक दिन नन्ही कमला कुएं पर पानी भरने लगी तो अचानक उसके हाथ से रस्सा छूटकर कुएं में जा गिरा। वो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इतनी ही देर में सुंदर भी घूमता फिरता वहाँ पर आ निकला। कमला को रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरा रस्सा कुएं में गिर पड़ा है, अब मेरी माँ मुझे मारेगी। सुंदर ने शौखियों में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हें तो मार लगनी ही चाहिए, माँ मेरी जान निकाल देगी। कमला बोली, अच्छे सुंदर, तुम मेरा रस्सा निकाल दो। सुंदर बोला, एक शर्त पर रस्सा निकाल सकता हूँ। कमला ने पूछा, किस शर्त पर? सुंदर बोला, वादा करो कि तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। भोली भाली कमला क्या जाने कि शादी क्या होती है। वो समझी कि गुड्डा गुड्डी के खेल की तरह ये भी कोई काम होगा। वो झट से बोली, हाँ ज़रूर कर लूँगी। ये सुनकर सुंदर ने फ़ौरन अपनी पगड़ी कुएं में लटका दी, लेकिन पगड़ी थी छोटी, पानी की तह तक ना पहुँच सकी। अब क्या किया जाए? पगड़ी को कुएं में से निकालकर कमला के दुपट्टे से उसे बांध दिया और सिरे पर कुछ कांटे बांधकर कुएं में फिर से लटका दिया। रस्सा कांटों में उलझ गया तो सुंदर ने उसे बहुत एहतियात से ऊपर खींच लिया। कमला रस्सा पाकर बहुत खुश हुई और वो रस्सा लेकर घर की तरफ भागने लगी तो सुंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तुम पहले अपना वादा पूरा करो, उसके बाद घर जाना। आओ इस पेड़ के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। कमला इस बात को सुनकर फ़ौरन राज़ी हो गई और कपड़े का सिरा पकड़कर फ़ौरन दरख्त के 7 चक्कर लगा लिए। उसे क्या मालूम था कि फेरे लेने से क्या होता है। कमला अब जवान हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें दूर दूर तक होती थीं। राजा के बेटे को जब कमला की खूबसूरती का पता चला तब वो उसे देखने के लिए आया। बस देखने की देर थी कि कमला के हुस्न पर वो फिदा हो गया और घर जाते ही अपने बाप से कहने लगा कि मैं तो बस कमला ही से शादी करूँगा। राजकुमार ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, मगर जब सारे मंत्रियों से मशवरा किया तो वो सब कहने लगे कि नौजवान राजकुमार की शादी वहीं करनी चाहिए जहां वो कहता है। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने लकड़हारे की बेटी के लिए अपने बेटे का पैगाम पहुंचा दिया। कमला के बाप को जब ये खबर पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कमला सुगर और सलीके वाली औरत बन चुकी थी। उसने इस बात पर खामोशी से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सिर्फ एक सुंदर था जो इस बात से परेशान था और अकेले में आंसू बहाता रहता था। ब्याह की तैयारी दोनों तरफ से की जाने लगी। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। बस शादी की तारीख मुकर्रर होना बाकी थी और पूरे गांव वाले लकड़हारे की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि शादी ब्याह के मौके पर पंडित को लड़की का हाथ या जन्म पत्री दिखाकर पूछा जाता था कि दुल्हा के लिए दुल्हन अच्छी होगी या बुरी। राजा ने इसी गर्ज से एक नामी ग्रामी पंडित को कमला की जन्म पत्री देखने के लिए वहां पर भेज दिया।
कि वो उसे देखकर उनके बारे में बता सके और शादी की तारीख भी मुकर्रर करे। कमला तैयार होकर पंडित के सामने आकर बैठ गई। पंडित ने कमला का हाथ देखने के लिए पकड़ा और फौरन ही छोड़ दिया और चौंकते हुए बोले कि इस लड़की की तो शादी पहले ही हो चुकी है। ये देखकर तो कमला और उसके माँ बाप पर तो बिजली सी गिर पड़ी। शादी हो चुकी है, शादी क्यों कर हो सकती है? ये कहते हुए कमला का बाप लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ा। पंडित जी, यूँ हमें बर्बाद ना कीजिए, लगता है आपने हिसाब किताब लगाने में कोई गलती की है। मेरी कन्या तो अभी कंवारी है, आप फिर से इसका हाथ देखिए। पंडित ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे कभी धोखा नहीं हो सकता, लेकिन तुम जहाँ खाते हो वहीं पर धोखा करते हो। तुम एक ब्याही हुई लड़की की शादी राजा के बेटे से कैसे कर सकते हो? यह सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। आगे बढ़कर कमला का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बता कि ये क्या बात है और तेरी शादी किससे हो चुकी है? कमला बेचारी परेशान थी। सुंदर भी वहीं पर मौजूद था और वह सुंदर को देखते ही उसके साथ जो पुराने गुजरे हुए वाकयात थे वो सब उसे याद आ गए। बचपन का ज़माना और बचपन का गुजरा हुआ वो वक्त सब याद आ गया कि क्योंकर उन्होंने बचपन में एक दूसरे का पल्ला पकड़कर दरख्त के गिर्द फेरे लगाए और शादी कर ली। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई और उसने सारी बात सच सच पंडित जी के आगे बयान कर दी और कहा, मगर पंडित जी, वो तो सिर्फ खेल था, बचपन ही का खेल। ये सुनकर पंडित उठ खड़ा हुआ और बोला, बेटी, ब्याह कोई खेल नहीं होता, ये सचमुच का बंधन होता है। अब तुम्हें सुंदर ही की पत्नी बनकर रहना होगा। कमला का बाप गुस्से में खड़ा कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाकर सुंदर से कहने लगा, तुमने मेरे एहसानों का बदला यूं पूरा किया? सुंदर बेचारा चुपचाप खड़ा था। कमला के बाप ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सुंदर, तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ कमला को लेकर मेरी नज़रों के सामने से दोनों दूर हो जाओ। कमला बेचारी रोते हुए उठी और सुंदर का हाथ थामकर हमेशा के लिए अपने बाप का घर छोड़कर चली गई। दोनों चलते चलते एक दूसरे शहर में पहुंचे और सफ़र से दोनों निढाल हो चुके थे। सामने एक सराय नज़र आई तो उसमें दाखिल हो गए। सराय की मालिक भटियारी से पूछा, हमें यहाँ रहने के लिए एक मकान मिल सकता है? सराय की भटियारी एक चलता पुर्जा थी। मकान क्यों ना मिलेगा, अपने खाने पीने और मकान का किराया अदा करो और जितने दिन चाहे यहाँ पर ठहरो। सुंदर ने कहा कि बड़ी बी, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं, मगर यहाँ काम करके जो कुछ भी कमाऊँगा उससे तुम्हारा हिसाब भी चुकता करता रहूँगा। भटियारी ने पूछा कि काम क्या करते हो? सुंदर ने जवाब दिया कि लकड़ी पर नक्शो निगार बनाता हूँ। भटियारी कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर बोली, फिर यूँ करना होगा कि जो कुछ भी तुम बनाओ वो मुझे दे दिया करो, मैं खुद उसे बेचकर अपने पैसे रख लिया करूँगी और जो कुछ भी बचेगा वो तुम्हारे हवाले कर दिया करूँगी। सुंदर को उस वक़्त सर छुपाने के लिए ठिकाना चाहिए था। वो बोला, मुझे मंजूर है। भटियारी ने एक कोठड़ी दे दी और दोनों मियाँ बीवी उसी में रहने लगे। सुंदर ने भी काम करना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ लकड़ी के ऊपर नक्शो निगार बनाता और भटियारी के हवाले कर देता। वो उनको बाज़ार में जाकर बेच आती और उनके सारे दाम खुद रख लेती। सुंदर पूछता कि मेरी चीज़ कितने की बिकी, तो वो कहती कि जो कुछ भी मिला वो हिसाब में पूरा हो गया। ये सुनकर सुंदर खामोश हो जाता। एक रोज़ कमला ने सुंदर से कहा, बदन के कपड़े फट फटाकर बराबर हो चुके हैं, पैसा एक भी नहीं बचता कि बदन के लिए कपड़े ही खरीद लें। यूँ कैसे गुजर बसर हो सकेगी? अगर यहाँ पर काम नहीं चलता तो आओ किसी और गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। सुंदर और कमला ने वहां से जाने की तैयारी की तो भटियारी घबराई। सोचा कि आमदनी की जो सूरत बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अकेले में कमला को समझाने बैठ गई। वो कमला से कहने लगी कि बेटी, लकड़ी के काम के दाम तो हर शहर में यही मिलेंगे। ज़्यादा आमदनी की ख्वाहिश है तो अपने शोहर से कहो कि जंगल में जाकर संदल की लकड़ी लाए और फिर उसकी लकड़ी बना कर दे, अलबत्ता वो अच्छे दामों बिक जाया करेगी। सुंदर और कमला ने आपस में मशवरा किया और काफ़ी देर की गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया कि दूसरे शहर में जाना बेकार है। सफ़र की तकलीफ़ें उठाने के बाद वहाँ भी अगर यही दाम मिले तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसी शहर में रहकर सुंदर की लकड़ी पर नक्शो निगार बनाए जाएं। ये तय करने के बाद सुंदर ने भटियारी से पूछा कि सुंदर की लकड़ी कहाँ से मिल सकेगी। भटियारी ने बताया कि इस शहर के पश्चिम में एक बहुत बड़ा जंगल है, उसी में सुंदर के पेड़ खड़े हैं, वहाँ से जाकर ले आओ। सुंदर ने कहा कि मैं कल ही लकड़ी के लिए रवाना हो जाऊँगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी का तुम्हें ख्याल रखना होगा। अगले रोज़ सुबह सवेरे ही उठकर सुंदर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल का सामने वाला हिस्सा तो
बहुत खूबसूरत और हरा भरा था, मगर सुंदर यूं यूं उसमें दाखिल होता गया तो जंगल बहुत घना और अंधेरा होता गया। सुंदर अपना कुल्हाड़ा उठाए चलते चलते बहुत दूर निकल गया, लेकिन जंगल किसी तरह ख़त्म होने में ही ना आता था। थोड़ी दूर और चला तो आगे जाकर देखा कि पानी का एक जोहड़ है और उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े दरख्तों का एक झुंड है। सुंदर ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि भटियारी ने मुझे यूं ही मुसीबत में डाल दिया। वो ये सोचकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे एक दरख्त के नीचे एक साधु बैठा हुआ दिखाई दिया। सुंदर ने बड़े अदब से उसके पैरों को छुआ और उसके कदमों की तरफ बैठ गया। साधु ने सुंदर से पूछा कि बेटा, तू अकेला इस जंगल में कैसे आ गया? सुंदर बोला, मुझे संदल की ज़रूरत यहाँ पर ले आई है। साधु बोला, संदल का जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। अगर तुझमें हौसला है तो अपने दाएं हाथ सीधा चला जा। सुंदर ये सुनकर थोड़ा परेशान तो हुआ कि संदल का जंगल अभी बहुत दूर है, और फिर सोचा कि अब इतनी दूर आ चुका हूँ तो खाली हाथ जाने का क्या मकसद है। फिर जिस तरफ साधु ने कहा था उसी तरफ को चल खड़ा हुआ। वो कई दिनों तक सफ़र करता रहा। आखिर संदल के जंगल में पहुँच गया। सुंदर ने संदल की बहुत सी लकड़ियाँ काटी और वहीं से घास फूस की बैलों से एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर बांध लिया और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर वापसी के लिए चल पड़ा। अकेला आदमी और इतना बोझ सर पर। थोड़ी दूर चलता और फिर ज़मीन पर उसे रख कर बैठ जाता। एक रोज़ यूं ही झील के किनारे पर लकड़ियों का गड्ढा रखे बैठा हुआ था कि अचानक उसे जंगल में से एक औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये लकड़ियां वहीं पर छोड़कर और कुल्हाड़ा हाथ में उठाकर उसी तरफ को भागा जिस तरफ से चीखने की आवाज़ें आई थी। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि एक शेर ने हिरनी को पकड़ रखा है और उसका काम तमाम करने को है। सुंदर ने आओ देखा न ताओ और कुल्हाड़े से शेर पर हमला कर दिया। शेर ने हिरनी को तो छोड़ दिया और गजबनाक होकर सुंदर की तरफ लपका। सुंदर भी पूरे जोर के साथ शेर पर हमला कर रहा था। शेर थोड़ी ही देर में ठंडा हो गया, लेकिन शेर के साथ लड़ने में सुंदर को कई जख्म आ गए और उनसे बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुंदर को जब होश आया तो उसने देखा कि वो एक झोंपड़ी में पड़ा है और उसके करीब एक बूढ़ी औरत बैठी फिक्रमंद नज़रों से उसे देख रही है। सुंदर ने कराते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा शौहर एक लकड़हारा था, वो मर चुका है। अब मैं अकेली इस झोंपड़ी में रहती हूँ। साल भर जंगल में जड़ी बूटियाँ जमा करके हर साल शहर में जाकर उन्हें बेच आती हूँ। उनसे मुझे जो कुछ भी मिलता है उससे अपना पेट पालती हूँ। सुंदर ने दर्द के मारे आंखें बंद करके पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी हिरन पर एक शेर ने हमला कर दिया था। मैंने शोर मचाया तो तुम कहीं आसपास ही थे। मेरी आवाज़ सुनकर तुम आ गए और शेर को मार भगाया और मेरी हिरनी को बचा लिया। शेर से लड़ने में तुम जख्मी होकर वहाँ पर गिर पड़े थे। मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी में उठा लाई। सुंदर ने उठना चाहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारे जिस्म में से बहुत सा खून निकल चुका है, अब तुम्हें हिलना झुलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जिस्म पर एक जंगली बूटी पीसकर लगा दी है। उम्मीद है कि उससे तुम्हारे जख्म जल्द ही भर जाएंगे। सुंदर यहाँ अरसे तक बीमार पड़ा रहा और बूढ़ी औरत उसकी देखभाल करती रही। सुंदर को यहाँ से गए काफ़ी दिन गुजर गए और ये देखकर भटियारी परेशान होकर सोचने लगी कि सुंदर की वजह से जो आमदनी होती थी वो भी रुक गई और कमला को खिलाने पिलाने का जिम्मा मेरे सर पड़ गया। अब किसी तरह से इससे जान छुड़ानी चाहिए। कमला खूबसूरत तो थी ही। भटियारी ने सोचा कि इसे किसी के हाथ बेच दिया जाए तो अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। शहर का एक सौदागर बर्दा फरोशी का कारोबार किया करता था। भटियारी ने उससे मिलकर कमला को बेचने की बातचीत उससे कर ली। सौदागर ने भटियारी से कहा कि कीमत लड़की को देखने के बाद तय होगी। भटियारी ने घर आकर कमला से कहा कि तुम हर वक्त घर में बैठी रहती हो, आओ तुम्हें एक जगह मिलाने के लिए ले चलूं। घर से बाहर निकलकर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कमला का कहीं जाने का जी तो नहीं चाहता था, लेकिन भटियारी ने उसे मजबूर किया तो वो तैयार हो गई। भटियारी उसे बहला फुसला कर सौदागर के यहाँ ले गई। कमला को अंदर सौदागर की बीवी के पास बिठाया और खुद उठकर वहाँ सौदागर के पास आ गई। उसे साथ लाकर दरवाजे में से कमला की शक्ल दिखा दी। सौदागर ने सोचा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, राजा के यहाँ दासी बनाकर बेचा तो बहुत अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। माकूल रकम भटियारी के सपुर्द कर दी और भटियारी रकम लेकर बहर की बहर सराय की तरफ चल दी। भटियारी काफ़ी देर तक ना आई तो कमला ने परेशान होकर सौदागर की बीवी से कहा कि आप बाहर जाकर तो देखिए कि वो कहाँ रह गई। सौदागर की बीवी ने वापस आकर बताया कि वो तो वहाँ से चली गई और आपको मेरे शौहर के हाथ बेच गई।
कमला ने जब ये सुना तो अपना सर पीट लिया। फिर कुछ दिनों बाद सौदागर उसे लेकर राजा के यहाँ बेचने के लिए चला गया। राजा ने कमला को देखा तो उसे बहुत पसंद किया और जब अपने राजा बेटे के लिए कमला का रिश्ता तय किया था तब राजा ने खुद उसे नहीं देखा था। उसने सौदागर को एक अच्छी खासी रकम देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। राजकुमार की शादी अब एक राजकुमारी से हो चुकी थी। राजा ने हुक्म दिया कि कमला को राजकुमार की दासियों में शामिल कर दिया जाए। कमला दासियों में रहने लगी, बड़ी मेहनत से अपना काम करती और कुछ ही रोज में राजकुमारी की नज़रों में चढ़ गई। वो कमला को उदास देखकर अक्सर पूछती कि तुम्हें किस बात का गम सताता है, मगर वो इस बात को हमेशा टाल देती। इधर सुंदर जब ठीक हो गया तो इसने बुढ़िया की मोहब्बत और इसकी खिदमत का शुक्रिया अदा किया। फिर संदल का गट्ठा उठा सफ़र के लिए रवाना हो गया। अरसे के बाद जब वो सराय पहुंचा तो क्या देखा कि वहां से कमला गायब है। भटियारी से पूछा कि कमला कहाँ है। भटियारी बोली कि मैं क्या जानूं कि वो कहाँ है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार मोहब्बत से रखा, लेकिन एक दिन ना मालूम कि कहाँ अचानक से उठकर चली गई। सुंदर ने यह सुना तो भौचक्का रह गया और फिर कहने लगा कि मैं अभी उसकी तलाश में निकलता हूँ। भटियारी गुस्सीले लहजे में बोली कि उसे ढूंढने के लिए बाद में जाना, पहले मेरा हिसाब चुकता कर दो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी बीवी को खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, वो कौन अदा करेगा। हिसाब चुकाने के लिए सुंदर गरीब के पास क्या धरा था। वो कहने लगा कमला मिल गई तो मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा। संदर की बहुत सी लकड़ियां ले आया हूँ, वापस आकर उन्हें बना कर दूंगा और तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। भटियारी बोली कौन जाने कि वो कहाँ चली गई और उसकी तलाश में कितना वक्त लगेगा और मैं इतने दिनों तक इंतजार में कैसे बैठ सकती हूँ। पहले सुंदर की लकड़ियों की चीज़ें बनाकर मुझे दो, उसके बाद उसकी तलाश में जाना। सुंदर बेचारे के पास अब कोई रास्ता ना रहा और उसने भटियारी की बात मान ली। सुंदर बेचारा सारा दिन कमला की याद में आंसू बहाता और सुंदर की लकड़ियों की चीज़ें बना बनाकर भटियारी को देता। कमला उसके ख्यालों में बसी हुई थी। सुंदर की लकड़ियों पर उसी का नाम लिख लिख कर नक्शा निगार बना देता। भटियारी राजा के यहाँ जाकर राजकुमारी को वो लकड़ी की चीज़ें बनी हुई बहुत से महंगे दामों पर बेच आती और राजकुमारी को सुंदर की लकड़ियों पर बने गए वो नक्शा निगार बहुत पसंद आए। सुंदर की लकड़ियों से जितनी भी चीज़ें बनाता सारी की सारी राजकुमारी उन्हें ले लिया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कमला के काम से खुश होकर सुंदर का पक्का बना हुआ उसे दे दिया और कहा तुम अपने कमरे में सारा दिन उदास और परेशान पड़ी रहती हो, इस पंखे की खुशबू से तुम्हारा मन बहलेगा। कमला ने बड़े अदब से शुक्रिया अदा किया और पंखा लेकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ पंखे को देखा तो उसकी बेल में अपना नाम लिखा हुआ पाया। समझ गई कि ये काम मेरे सुंदर का बनाया हुआ है। खुशी के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। आसपास की सारी दासियां भागती हुई आई ये देखने के लिए कि उसने चीख क्यों मारी है। वहां पहुंचकर देखा कि कमला उस पंखे को चूम चूम कर आंसू बहा रही है। सबने कमला से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया। सब दासियों ने राजकुमारी को इस बात की खबर पहुंचाई। राजकुमारी ने कमला को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम पंखे को चूम चूम कर क्यों रो रही थी। कमला जवाब न देने पाई थी कि राजकुमार भी वहां पर आ पहुंचा। उसने कमला को देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो लकड़हारे की वही लड़की है जिससे मैं कभी शादी करना चाहता था। उसने कमला से कहा कमला तुम यहाँ कहाँ। जब राजकुमार ने उसे पहचाना तो राजकुमारी हैरान रह गई। राजकुमारी ने पूछा कि आप इस लड़की को कब से जानते हैं। फिर राजकुमार ने इशारे से उसे समझाया कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। राजकुमार के इसरार पर कमला ने अपनी सारी दास्तान उसे सुना दी। राजकुमारी ने कहा कि एक भटियारी ही तो ये संदल के पंखे लाकर मुझे बेच जाती है। राजकुमार ने फौरन उस भटियारी को बुलाया। वो हाजिर हुई तो उससे पूछा जो पंखे तू राजकुमारी के हाथ बेच जाती है वो किसके बनाए हुए होते हैं। भटियारी ने पहले तो इस बात को टालना चाहा। उसे डर हुआ कि कहीं वो सुंदर को अपने पास रखकर मेरी आमदनी खत्म न करवा दे, लेकिन जब राजकुमार ने उसे डराया धमकाया तो उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे सराय में एक मुसाफिर ठहरा हुआ है और वही मुझे ये पंखे बना कर देता है। राजकुमार ने फौरन सिपाहियों को भेजा और सुंदर को वहाँ पर बुलवा लिया। सुंदर के आते ही कमला वहाँ पर बुलाई गई। जब कमला ने सुंदर को देखा तो वो बेअख्तियार उससे लिपट गई। उधर ये देखकर भटियारी का खून ये सोचकर खुश्क हो गया कि अब मेरी साजिशों का भांडा फूट जाएगा। राजकुमार ने एक एक करके सारी बात का पता लगा लिया कि भटियारी किस तरह से चालाकियां करके सुंदर और कमला को लूटती रही है। राजकुमार के हुक्म में भटियारन को फरेब के जुर्म में सजा मिली। जो रुपया और पैसा उसने कमला और सुंदर से हथियाया था वो सब कमला और सुंदर को मिल गया। राजकुमार ने अपनी तरफ से भी उन्हें बहुत सा पैसा रुपया दिया।
और फिर दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।